बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व करना है। उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी या वेव फ्रंट। आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो वो कुछ इस तरह से था कि आपके पास वेव फ्रंट्स आ रहे हैं लाइट के, और इन वेव फ्रंट्स के रास्ते में हम दो स्लिट्स रख देते हैं, दो सुराख छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो जब ये वेव्स यहां पर पहुंचेंगी तो उन सुराख में से दोनों में से एक नया वेव फ्रंट जो है वो बनेगा, और यही वेव फ्रंट्स आगे जाकर इंटरफेयर करते हैं। तो आगे की स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है, वो तो लेक्चर में मैंने आपको बताया। लेकिन जरा इतने हिस्से पर अगर गौर करें तो हो क्या रहा है। सबसे पहले तो आपके पास एक सोर्स से दो नए सोर्स मिल रहे हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं तो आपका जो सोर्स है इट इज डिवाइडेड इनटू टू न्यू सोर्सेज। तो डिवीजन तो है, ठीक है, इसलिए उसने बोला डिवीजन। लेकिन आपके पास सिंगल वेव फ्रंट था, उससे आपके पास दो नए वेव फ्रंट्स मिले, यानी आपने ओरिजिनल वेव फ्रंट को डिवाइड करके दो नए वेव फ्रंट्स लिए। तो ये डिवीजन तो हुई है, लेकिन डिवीजन बाय वेव फ्रंट हुई है। इसी तरह डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड भी होती है, लेकिन वो यहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में नहीं हुई। उससे रिलेटेड भी एक एमसीक्यू है, वो हम करेंगे। Which of the following properties proves the transverse wave nature of light? आपको मालूम है वेव जो है वो ट्रांसवर्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, लेकिन इसमें हम किस तरह से फर्क कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वो एक एक्सपेरिमेंट जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में फर्क कर सकता है वो एक्सपेरिमेंट है पोलराइजेशन का। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास पोलराइजेशन है वो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी पोलराइजेशन करेंगी और कौन सी वेव्स नहीं करेंगी। तो याद रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव जो है वो पोलराइजेशन का फिनोमेनन शो करती हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो पोलराइजेशन नहीं करती। नंबर 3 में वो कहता है कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन सोप बबल्स। आप लोग जानते हैं सोप बबल्स में हमारे पास बड़े ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, जैसे मोर के पंख में भी बनते हैं। उसकी वजह क्या है? आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो कलर्ड फ्रिंजेस की वजह क्या है? तो मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था कि सोप बबल में जो कलर्ड फ्रिंजेस बन रही है वो इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है। अब जरा देखते हैं नंबर 4। ड्यूरिंग अ सनी डे वी सी द ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लासरूम इवन व्हेन ऑल द लाइट्स आर ऑफ। दिन के टाइम आप लोग जानते हैं अगर सारी लाइट्स बंद हो फिर भी कमरा थोड़ा थोड़ा रोशन होता है। तो वो क्यों रोशन होता है? वो इस वजह से रोशन होता है कि लाइट जो है वो डिफरेंट जगहों से टकरा कर रिफ्लेक्ट करके रूम में इनडायरेक्टली पहुंच रही होती है। डायरेक्टली सूरज अगर नहीं भी है सामने तो भी इनडायरेक्टली सूरज की रोशनी जो है वो दूसरी दीवारों से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारे कमरे में एंटर हो रही होती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो रीजन बनती है वो लाइट की रिफ्लेक्शन है थ्रू अदर सरफेसेस। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिफ्थ एमसीक्यू की। द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, उसको दोबारा देखते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में आपको याद होगा हम लोगों ने एक ऐसा ग्लास लिया था जो कि पार्शियल रिफ्लेक्टर था और पार्शियल रिफ्रैक्टर था। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब इस पर लाइट आकर पड़ती है तो लाइट का कुछ हिस्सा जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, और कुछ हिस्सा उसमें एंटर होकर आगे चला जाता है, दूसरे अल्फाज में रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो एक रिफ्रैक्ट हो रहा है, एक रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां पर भी तो आपने सिंगल सोर्स को स्प्लिट करके दो नए सोर्सेज जनरेट कर लिए ना। ये आपका ओरिजिनल सोर्स था और आपके पास दो नए सोर्सेज बन गए, एक रिफ्लेक्शन से और एक रिफ्रैक्शन से। ये जो डिवीजन है ये डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड कहलाती है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा हमारे पास इसे हम डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद भी वो नंबर 6 में कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ। याद है स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है उसको हम डी कहते हैं। तो स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो हाफ हो गई, यानी d/2 हो गई है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन अ स्लिट एंड स्क्रीन, उसे हमने L बोला था, ठीक है ना।
तो वो जो स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस है L, वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि L जो है वो बेसिकली 2L हो चुका है। अब वो कहते हैं फ्रिंज विड्थ को क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपको याद हो, हमने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा वाई। डेल्टा वाई इज फ्रिंज विड्थ, और ये था डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर डी। अब लैम्डा तो हमारे पास सेम है क्योंकि एक ही लाइट है, लेकिन L जो है वो उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया, और D जो है डिस्टेंस वो उसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब जरा देखिए 2 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई कर तो 4 आ जाएगा, बाकी लैम्डा L ओवर D तो एज इट इज रहेगा, और लैम्डा L ओवर D जो है वो हमारे पास ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ है। तो ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ कितने टाइम्स हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है। अब यहाँ पर 4 टाइम्स तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जो क्वाड्रिपल है, क्वाड्रिपल का मतलब होता है 4 टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सिग्नल फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल टू द डिवाइस ऑपरेटेड बाय इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ, यानी आपके पास जो रिमोट कंट्रोल से जो सिग्नल निकलता है वो किससे ट्रेवल करता है। पहले तो देखें वो सिग्नल की नेचर क्या है। वो सिग्नल जो है वो रेडियो वेव होता है, और आप लोग जानते हैं रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगली बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, जो मर्जी हो, स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव करती है। तो वो जो हमारे पास रिमोट कंट्रोल होगा उसका रेडियो सिग्नल जो है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल कर रहा होगा। ये हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा ही करती है। नंबर 8 की स्टेटमेंट है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर विच द स्लिट स्पेसिंग इज इक्वल टू 3 लैम्डा। लो, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में स्लिट्स के दरमियान जो फासला है उसे हम D कहते हैं, वो कितना है, 3 लैम्डा। What is the sign of angle between the second order maxima? Second order maxima यानी m की वैल्यू 2 है एंड नॉर्मल। तो वो कहते हैं साइन ऑफ एंगल क्या होगा, दूसरे अल्फाज में साइन थीटा हमें मालूम करना है। अब आपको मालूम है कि हम लोगों ने जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को पढ़ा तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमारे पास फॉर्मूला था m लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा। भाई वो कह रहा है साइन थीटा फाइंड आउट करें, तो साइन थीटा इधर रखते हैं, बल्कि इसी स्टेप में मैं कर देता हूँ। तो साइन थीटा इधर रखते हैं तो d उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जरा देखिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू नीचे है 3 लैम्डा, m की वैल्यू 2 है, ऊपर लैम्डा एज इट इज है, और d की वैल्यू 3 लैम्डा है, इधर आ जाएगा साइन थीटा। नो बच्चों, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचा, 2/3, और यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि बाकी जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 3 रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी इंक्रीजिंग वेवलेंथ यानी आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, तो किसमें कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें वेवलेंथ मुसलसल बढ़ेगी, यानी कि सबसे वाली वेवलेंथ कम होगी, उससे अगले वाले की वेवलेंथ ज्यादा होगी, और अगले वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको पूरा डिटेल में जो है ना वो बताया था, इसकी तरतीब भी बताई थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप लोग इस सी ऑप्शन को अगर आप गौर करें तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है, यानी कि वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी अल्ट्रावायलेट की। अल्ट्रावायलेट की निस्बत इंफ्रारेड जो है वो ज्यादा वेवलेंथ की होती है, तो ये इंफ्रारेड रेज हो जाएंगी। और माइक्रोवेव्स आपको मालूम है स्पेक्ट्रम के बिल्कुल एंड पर आती है, तो उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी तो माइक्रोवेव जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की होगी। तो वाकई में ये जो सी ऑप्शन है ये इस तरतीब में लिखा हुआ है कि वेवलेंथ पहले सबसे कम है, फिर मजीद बढ़ी है, और फिर मजीद बढ़ी है, यानी कि वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे कि वो पूछ रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस X and Y आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। द सेकंड ऑर्डर इंटेंसिटी, सेकंड ऑर्डर इंटेंसिटी का मतलब m इज इक्वल टू 2। अच्छा, अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो आपको पता है m लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा, ऐसे है ना। तो m की वैल्यू क्योंकि 2 है तो इसमें ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू d साइन थीटा।
सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा जो है ना एक्स का, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है, यानी उसी पोजीशन पर आ रहा है जिसमें थर्ड ऑर्डर आ रहा है मैक्सिमा दूसरी वाली वेव का। तो उसका थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा है, तो उसके लिए m की वैल्यू 3 होगी, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, m लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा में जब m की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये बनेगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अच्छा, ये पहले वाली लैम्डा है यानी x की है, तो इसके साथ लैम्डा के साथ x लिख देता हूँ, और ये दूसरी है तो इसके साथ मैं लैम्डा के साथ y लिख देता हूँ। अब देखिए वो पूछ क्या रहा है, वो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ x टू वेवलेंथ ऑफ y। अब वेवलेंथ ऑफ x ये है और वेवलेंथ ऑफ y ये है, मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ। ये क्या है जी 2 लैम्डा x, नीचे क्या आ जाएगा जी 3 लैम्डा y, राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा जी d साइन थीटा, और इधर भी क्या आ जाएगा d साइन थीटा। ये वैल्यूज तो नहीं चेंज होंगी, d साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 उधर चला जाएगा ऊपर और 2 उधर जाएगा नीचे, तो हमारे पास जो लैम्डा x और लैम्डा y की जो रेशियो आएगी 3 ऊपर चला जाएगा और 2 न्यूमरेटर में उधर जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3/2 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। द टिप ऑफ अ नीडल डज नॉट गिव अ शार्प इमेज, इट इज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास लाइट जो है वो बेंड हो जाती है शार्प एजेस से, तो इस वजह से जब हमारे पास कोई सुई वगैरह उसका साया हम लेने की कोशिश करें तो उसका जो शेडो बनता है वो शेडो कभी भी शार्प नहीं होता। उसकी वजह क्या है, लाइट जो है वो वहां से बेंड होकर शेडो के अंदर वाली पोर्शन की तरफ आती है, जिसकी वजह से वो शेडो को ब्लर कर देती है, और रीजन इसकी क्या बनी, डाइफ्रैक्शन हो गई। इसको डाइफ्रैक्शन के आर्टिकल में मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।